नमस्ते, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। छात्रों, लिखते समय हमें अनेक विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। अनेक विराम चिन्ह हैं। किस विराम चिन्ह का कहाँ उपयोग करना चाहिए, यह थोड़ी सी उलझन हमारे मन में होती है। तो चलो इस उलझन को आज हम दूर करते हैं। विराम चिन्हों का सही प्रयोग कैसे करना है, यह आज हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं विराम चिन्ह का सही प्रयोग। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में इस ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। और इन विराम चिन्हों का सही उचित स्थान पर प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। यदि विराम चिन्ह का यथास्थान उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ये दो उदाहरण देखो। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखो यहाँ अल्प विराम का जो प्रयोग किया है, पहले वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया है। दूसरे वाक्यों में वही अल्प विराम का प्रयोग रोको मत के बाद किया है। पहले वाक्य में उसे रोकने की बात की है और दूसरे वाक्य में अर्थ बदल जाता है, उसे मत रोको, उसे जाने दो। यानी कि एक अल्प विराम का चिन्ह अगर सही जगह पर हमने नहीं लगाया तो वाक्य का अर्थ इस प्रकार बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और इसीलिए सही जगह पर इन विराम चिन्हों का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे हम जो कुछ लिखते हैं वह सही हो जाता है, उसका सही अर्थ हमारे सामने आ जाता है। संक्षेप में अगर कहे तो कहाँ रुकना, कितना रुकना है और भाव कैसे प्रकट करना है, इसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण इस प्रकार के विराम चिन्ह है। पहला है अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह जो दो प्रकार के होते हैं, इकरा और दोहरा, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लोप चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और समाप्ति सूचक चिन्ह। तो यह इतने सारे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग हमें वाक्य में उचित स्थान पर करना होता है। तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य में सही जगह पर या उचित स्थान पर हम कैसे करें, यह जो उलझन, थोड़ी सी उलझन छात्रों के मन में होती है, तो चलो इस उलझन को आज हम दूर कर देते हैं। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। जहां वाक्य समाप्त हो वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर, क्योंकि प्रश्न सूचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्न चिन्ह आता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, वाक्य खत्म हुआ, विराम चिन्ह लगाया, पूर्ण विराम लगाया। कबड्डी मामूली खेल नहीं है, वे जरूर चले गए होंगे, तो वाक्य के अंत में इस प्रकार यह पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है।
जो हम सबको मालूम है। दूसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प मतलब थोड़ा और विराम मतलब ठहरना, मतलब थोड़ा ठहरना, यानी कि वाक्य में जहां थोड़ी देर ठहरना हो वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चलो ना जरा सैर कर ले, आप बड़े हैं, सयाने हैं, अक्लमंद हैं, दादूर मोर पपिया सुर अलापने लगे। यानी कि जहाँ यह अल्प विराम चिन्ह लगाया है वहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं। इसलिए जहाँ वाक्य में हम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं वहाँ यह अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। वाक्य में जब ठहराव अल्प विराम से अधिक हो लेकिन पूर्ण विराम से कम हो तो अर्ध विराम का यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि हम आपस में कितना भी लड़े, टकराए, पर बाहरी शत्रु के सामने एक है। रामू नहीं माना, उसने पैसे मांगे, मैंने नहीं मांगे। तो जहां हम ठहरते हैं अल्प विराम से ज़्यादा लेकिन पूर्ण विराम से कम, क्योंकि जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हम ज़्यादा देर तक ठहरते हैं तो वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब बहुत कम समय के लिए ठहरते हैं तो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। और अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय के लिए जहाँ हम ठहरते हैं वहाँ यह अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो हमें परिचित इस प्रकार का चिन्ह है जो प्रश्नार्थक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। क्या तुम गेंद निकाल लाओगे? प्रश्न पूछा है वाक्य में। क्या यह प्रश्न सूचक शब्द है? प्रश्न पूछा है वाक्य में। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होता है। संदीप कहाँ है? कैसा है वह? तो इस प्रकार जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी को संबोधित करने तथा हर्ष, शोक, आश्चर्य, निराशा आदि भाव दर्शाने के लिए शब्द या वाक्य के अंत में किया जाता है। यानी कि मन में जो भाव होते हैं वो आनंद का भाव हो, दुख का हो, आश्चर्य हो, निराशा हो, तो उस शब्द के बाद या वाक्य के अंत में यह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि धन्य है तेरी कर्तव्य भावना, वाह कितना अच्छा मौसम है, बाप रे कितना बड़ा सांप। यह मन में निर्माण होने वाले जो अनेक प्रकार के भाव होते हैं, उन भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, उनके बाद यह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अगला विराम चिन्ह है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। यह अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा अवतरण चिन्ह और दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह। देखो यह इकहरा है, एक ही है, और यह दोहरा अवतरण चिन्ह है। तो कहाँ इकहरा अवतरण चिन्ह लगाना है और कहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह लगाना है, यह हमें अच्छी तरह से समझना है। कोई विशेष शब्द, विशेष व्यक्ति का नाम, शीर्षक, स्थान, पुस्तकों, कवियों या लेखकों के उपनाम इकहरे अवतरण चिन्ह के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कि हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ क्रिया यानी कि एक विशेष है, विशेष शब्द है, इसलिए उस क्रिया को, क्रिया इस शब्द को इकहरे अवतरण चिन्ह के अंदर लिखा। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि है, तो यहाँ निराला जो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो उस निराला इस शब्द को इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया है। और दोहरा अवतरण चिन्ह जो है वह या उसका प्रयोग
किसी के कहे हुए शब्दों को जो का त्यों उद्धृत करने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी की कही हुई बात जो कि त्यों अगर हमें लिखनी है तो दोहरा अवतरण चिन्ह लगाना है। जैसे कि फ्रैंकलिन ने कहा, क्या कहा? उनकी कही हुई बात जो कि त्यों लिखनी है, मुझे याद नहीं है, तो उस बात को, उस वाक्य को यह अवतरण चिन्ह लगाया है, दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया है। बिरबल ने बताया यह बारात दिल्ली जा रही है। बिरबल ने क्या बताया? उनकी बात जो कि त्यों यहाँ लिखी है, तो उस बात को दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। तो इस प्रकार इकरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह में फर्क यह होता है कि किसी की कही हुई बात अगर जो कि त्यों लिखनी है तो दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, और किसी विशेष व्यक्ति का नाम, शीर्षक, स्थान, पुस्तक, कवि, उनके नाम या कोई विशेष शब्द है तो उसके लिए इकरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। अगला विराम चिन्ह है योजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहा जाता है। दो शब्दों को जोड़कर लिखने या संबंध प्रकट करने के लिए योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नर नारी, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी मेले में आए थे। वो भूखा प्यासा लगातार चलता रहा। देखो यहाँ नर नारी इन दो शब्दों को जोड़कर लिखा है। स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, भूखा प्यासा, माता पिता, भाई बहन, ऐसे जो शब्द है जिन्हें जोड़कर लिखा जाता है, तो इन शब्दों को जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश कहा जाता है। देखो यह योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों एक जैसे हमें लगते हैं, लेकिन दोनों का वाक्य में प्रयोग अलग अलग जगहों पर होता है। किसी के वाक्यों को लिखने से पूर्व कहना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद तथा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम ने कहा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। राम, मोहन तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद का है विवरण चिन्ह। ये इस प्रकार दोनों प्रकार से लिखा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निरंतर चल रहे विवरण से अगली पंक्ति में लिखे गए वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के भेद इस प्रकार है। विवरण चिन्ह लगाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वगैरह वगैरह। पुरुषार्थ 4 है, विवरण चिन्ह लगाया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 जो पुरुषार्थ है उसका विवरण आगे है, यह दर्शाने के लिए यह विवरण चिन्ह होता है। लोप सूचक चिन्ह, जहां किसी वाक्य या कथन का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं तो परिणाम भोग रहा हूं, कहिए आप आगे का वाक्य का जो अंश है वो छोड़ दिया है, वह नहीं लिखा है, तो वहां यह लोप सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तुम्हारा सब काम करूंगा बोलो, तो यहां भी यह लोप सूचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मरण चिन्ह या उसे हंसपद भी कहा जाता है, यानी कि लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह विस्मरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि रामदास की रचना स्वाभाविक है, ऐसा वाक्य हमने लिखा और बाद में हमारे समझ में आ गया कि यहाँ शक्ति शब्द होना चाहिए, रामदास की रचना शक्ति स्वाभाविक है ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जगह नहीं है, तो यहाँ यह विस्मरण चिन्ह लगाया जाता है और उसके ऊपर यह शक्ति यानी कि जो भी शब्द हमें चाहिए
वह लिखा जाता है। भारत देश है, मेरा शब्द होना चाहिए तो विस्मरण चिन्ह लगाया और ऊपर मेरा रखा। तो इस प्रकार लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो वहां यह चिन्ह विस्मरण चिन्ह लगाया जाता है। संक्षेप या लाघव चिन्ह, संक्षेप यानी कि छोटा करना। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, यह बड़ा शब्द है, उसे संक्षेप में डॉ लिखकर यह लाघव चिन्ह वहां लगाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते समय पंडित पूरा शब्द न लिखकर केवल पन लिखकर यह लाघव चिन्ह लगाया जाता है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, यह पूरा पद यह शब्द न लिखते हुए MA लिखा जाता है तो यह होता है लाघव चिन्ह। अब कोष्टक चिन्ह, क्रमसूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि सागर, आश्चर्य से, आप सब मेरे लिए आए हो। विकारी शब्द के प्रकार, 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 क्रिया। देखो यहाँ सागर ने आश्चर्य से कहा है, यानी कि यहाँ संवाद है तो सागर का भाव कैसा है तो आश्चर्य में वह कह रहा है, तो यह भाव सूचित करने के लिए यह कोष्टक चिन्ह लगाया जाता है। और कोई अगर क्रम सूचक अक्षर हो, अंक हो, 1 2 3 4 इस प्रकार के अंक हो, या क ख ग घ इस प्रकार के अक्षर हो, तो उन्हें इस प्रकार कोष्टक चिन्ह में लिखा जाता है। और अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह। उसके शब्द में ही क्या है, समाप्ति। तो कोई लेख, कहानी, पुस्तक, अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग प्रकार से उसे लिखा जाता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।